स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 जो है हमारी ये पार्ट 10 है हमारा चैप्टर 10। इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखिए, हमने पहले भी समझ लिया है ये, इसका जब बेस हमने कंप्लीट करा था। तो कोई भी वृत्त हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा ये वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत। किसी भी वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत या अनेक, है ना। इसके बाद में किसी वृत्त की स्पर्श, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा को उससे बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है या कितने बिंदु पर उसे काटती है। तो जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इसकी ये स्पर्श रेखा, तो इसको एक बिंदु पर स्पर्श करेगी या काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बिंदु पर वह उसको स्पर्श या प्रतिच्छेद करेगी। इसका सेकंड वाला रिक्त स्थान है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दो बिंदु पर स्पर्श करे उसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये हमारा वृत्त है तो इसको एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। इन दोनों बिंदु पर अगर स्पर्श करे तो ये रेखा क्या कहलाएगी हमारी। अगर यहाँ पर नहीं मानते तो एक बिंदु ये मान लेते, एक बिंदु ये, इन दोनों पर अगर स्पर्श करे तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी। तो इनको प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा हम कहेंगे। प्रतिच्छेदी या छेदक, छेदक या प्रतिच्छेदी, छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा हम इसको कहेंगे। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती है। कोई भी हमारे पास वृत्त हैं, ये, इसमें हम समांतर रेखाएं खींचेंगे तो एक तो ये, एक ये, है ना। तो दो समांतर रेखाएं हो गई। अगर यहां पर नहीं खींचे हम तो इधर खींच सकते हैं, ऐसे, है ना, क्योंकि अधिकतम इसमें हम कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, दो समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम इसका व्यास जो बनाएंगे उस व्यास पर उसके सिरों पर बनेगी, है ना। तो यहाँ पर किसी भी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर रेखा हो सकती है, दो अधिकतम समांतर रेखाएं इसमें हो सकती है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है, इन दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ है। इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती हैं कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। देखो, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इसका चित्र बनाना बहुत जरूरी है। देखते हैं हम सबसे पहले कि इसने कहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो हम ये वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। दूसरा, फिर इसने कहा है कि वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं हम P, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PQ, यहाँ पर कोई बिंदु है Q, तो ये हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई जिसका नाम क्या है, PQ। अब ये क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, कोई केंद्र O से एक रेखा जा रही है, उस रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, यानी कि कोई रेखा यहाँ से जा रही है तो ये Q पर इस प्रकार से मिलती है कि ये OQ जो है, ये यहाँ पर बिंदु O है इसका केंद्र, तो ये OQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, OQ की लंबाई यहाँ पर दी हुई है 12 सेमी, यानी कि ये जो है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात करो। ये हमारा PQ है, ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए
चित्र में हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। यह प्रश्न इस प्रकार से एमसीक्यू में अगर आया है तो हमें सिर्फ मेहनत इसके चित्र करने में लगानी है, इससे ज़्यादा समय इसमें हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ऐसी त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है वो स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर एमसीक्यू वाला प्रश्न पूछता है तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमें पूरा सवाल नहीं करना है। ये चित्र में हमने जितनी मेहनत लगाई है वहीं से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अब देखिए कर्ण क्या है, हमारे पास 12 है, तो हम क्या कर देंगे 12 का वर्ग लिख देंगे डायरेक्ट, कितना 144 है ना। अब हमें ये आधार ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, पीक्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये पीक्यू का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये लंब का वर्ग जो है इसमें से घटा देंगे, तो लंब क्या है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर हम घटा देंगे इसमें से 25, तो बराबर रह जाएगा हमारे पास पीक्यू का वर्ग। अब देखिए इसमें से अगर हम 25 घटाएंगे, यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास 144 में से हम 25 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर 2 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये 1, तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर PQ आ जाएगा 119। PQ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 119। लेकिन यही प्रश्न अगर हमारा 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है, ये बड़ा प्रश्न अगर हमें हल करने के लिए आता है तो इतना सा छोटा नहीं करना है हमें, यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट आंसर देखना है और हमें टिक लगा देना है, ये 119, ज़्यादा इसको आगे हल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यही प्रश्न हमारे 2 नंबर में 3 नंबर में आता है, जब इसको हल करने के लिए अगर ये हमें आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर हमको इसको व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पर वही लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि OQ, तो ये OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा हमारे पास PQ का स्क्वायर। इनका मान रख दो, देखिए यहाँ पर ये प्लस PQ स्क्वायर, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, OQ की जगह यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 5 का स्क्वायर इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 बराबर ये आ जाएगा PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बच जाएगा करनी के अंदर 119, इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 119 बराबर क्या आ जाएगा PQ। तो 119 सेंटीमीटर क्या आ गया हमें PQ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। यह थोड़ा सा इसको डिटेल्स में, मतलब इसकी सारी स्टेप लिखकर यहाँ पर हमने इसको हल किया है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए सबसे पहले एक वृत्त बनाना है हमको, एक वृत्त बना दिया है। अब इसमें क्या कहा है, ये इसका केंद्र हो गया O। अब इसमें एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचनी है। कोई एक रेखा दी गई है, मान लेते ये एक रेखा है, इसका नाम दे देते हम L। इसके समांतर 2 रेखा खींचनी है जिनमें से एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो, है ना। इनमें से एक तो क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो इसके समांतर कोई स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाएगी जो इसको स्पर्श करती हुई इस प्रकार से निकले। ये इसके समांतर स्पर्श रेखा होगी, इसको नाम दे देते हैं हम M। और दूसरी छेदक रेखा हो, कोई दूसरी छेदक रेखा, तो छेदक रेखा इस प्रकार से निकलेगी, ये इसका नाम दे देते हम N। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी मान सकते हैं, कोई ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमको ऐसा ही खींचना है। हमको इस जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसमें कोई एक दी गई रेखा, तो दी गई रेखा को हम समांतर रेखा मान लें। ये रेखा हमको दी गई है, ऐसा देख लेते हैं L, कुछ भी नाम दे देते हैं, P दे देते हैं। जरूरी नहीं कि इसका उत्तर सिर्फ यही हो, है ना। हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं P। ये एक P एक रेखा है। अब इसके समांतर हमको कोई दूसरी रेखा खींचनी है जिनमें से एक तो क्या हो, स्पर्श हो।
तो ये इसके समांतर हम एक ये स्पर्श रेखा खींच लिए, इसका नाम दे देते हैं हम Q। और एक और रेखा खींचनी है जो कि छेदक रेखा हो, कोई दूसरी रेखा यहाँ पर खींच दी जो कि ये छेदक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं हम R। इस प्रकार से भी हम खींच सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे, लेकिन हमें 3 रेखा खींचनी है और तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, इस प्रकार से हमें खींचनी है। इस प्रकार से हमने ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 जो है वो समाप्त किया है। इसमें से विशेषकर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वही सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसमें MCQs में आने वाले प्रश्न है, रिक्त स्थान वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको तो हमें याद करना ही है। इसके बाद में ये वाला थोड़ा हमारा एक तरह से बुद्धि परीक्षण या ज्ञानात्मक प्रश्न है, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने ये 10.1 खत्म किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।